जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अच्छा स्टूडेंट्स, दिस इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम ऑफ योर एनाटॉमी फिजियोलॉजी, जिसके अंदर हम आज ब्रेन के स्ट्रक्चर को कवर करेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि वाइट बोर्ड पे मैंने इस वजह से नहीं लिख सका, क्योंकि एक तो इसके अंदर सारे स्ट्रक्चर्स हैं और ये दूसरा एक बहुत लेंथी टॉपिक है ना। तो बोर्ड के अंदर मैं उसको मतलब एक तो 2-3 घंटे लगते हैं डायग्राम बनाने में, लिखने में। तो फिर मैंने क्या किया कि मेरे पास जो अपने मेरे नोट्स बने हुए थे सेकंड सेमेस्टर के, जो मैंने बनाए थे, तो वही नोट्स मैं आपके सामने प्रेज़ेंट करूँगा। और आपकी स्लाइड्स के अंदर से ही मैंने ये नोट्स बनाए थे और कुछ एक्स्ट्रा जो मैं सर्च करता था वो मैंने इसके अंदर लिखे थे। तो ये आई आई होप कि ये आपको बहुत हेल्प करेंगे अंडरस्टैंड करने में। इनसे ही आप ब्रेन के स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करोगे। इसके साथ-साथ मैंने कुछ डायग्राम्स भी डाउनलोड की हैं गूगल से, और इन डायग्राम की मदद से भी मैं आपको जो है वो जैसे-जैसे हम टॉपिक पढ़ते जाएँगे उसके रिलेटेड जो डायग्राम आती जाएगी वो मैं आपको बताता जाऊँगा। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स, नर्वस सिस्टम की डिवीज़न पहले भी हमने पढ़ी थी, मज़ीद हम दोबारा पढ़ते हैं। देखें, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ठीक है? और दूसरी बात ये है कि मैं चूँकि ये मोबाइल से लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं जब घर आ रहा था वीकेंड पे, तो मेरा जो वो है लैपटॉप है वो हॉस्टल में रह गया। तो उस वजह से मैं अभी मोबाइल के अंदर जो है वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ लेक्चर। तो लैपटॉप में मुझे भी ईज़ी होता है रिकॉर्ड करना और आपको भी समझना ईज़ी होता है। लेकिन आज गुज़ारा कर लें, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो मैं प्रॉपर लैपटॉप से ही क बनाऊँगा। सो नर्वस सिस्टम की डिवीज़न की बात करें तो एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है और एक दूसरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की जो हमने पढ़ा था, जिसमें हमारे पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, फिर सोमैटिक नर्वस सिस्टम है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम वो सिस्टम जिसके अंदर हमारी वॉलंटरी कंट्रैक्शन, मूवमेंट वगैरह सब कुछ इन्वॉल्व होती हैं। ये हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर कवर किया था सारा। फिर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है जिसके अंदर हमारे पास सोमैटिक और सिम्पैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक है। सिम्पैथेटिक जो फाइट एंड फ्लाइट वाला मोशन है, और पैरासिम्पैथेटिक जो रेस्ट एंड डाइजेस्ट वाला मोशन है। इसको मैं मज़ीद एक्सप्लेन नहीं करता, हमने पहले इसको एक्सप्लेन कर दिया है। फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो वहाँ पे एक स्पाइनल कॉर्ड है, एक ब्रेन है। बिकॉज़ हमारा जो आज का टॉपिक है वो ब्रेन है, तो ब्रेन की तरफ हमारा फ़ोकस होगा। ब्रेन के स्टूडेंट्स 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है? जिसमें फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन है और हिंड ब्रेन है, ठीक है? जो फोर ब्रेन है उसके अंदर मज़ीद 2 पार्ट आते हैं, एक टेलेंसेफेलॉन आती है और एक डाइनसेफेलॉन होती है। जो डाइनसेफेलॉन है इसके अंदर थैलेमस, एपिथैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, यहाँ पे एपिथैलेमस नहीं लिखा गया लेकिन इसके अंदर एपिथैलेमस भी आता है। और टेलेंसेफेलॉन के अंदर हमारे पास सेरिब्रल कॉर्टेक्स आता है, बेसल गैंग्लिया आते हैं और हिप्पोकैम्पस आता है और एक एमिग्डाला आता है, ठीक है? अब ये वन बाय वन हम उन नोट्स के अंदर से पढ़ेंगे। फिर मिड ब्रेन की बात करें तो मिड ब्रेन के अंदर हमारे पास मेसेंसेफेलॉन आती है और मेटेंसेफेलॉन आती है। मेसेंसेफेलॉन के अंदर हमारे पास टेक्टम और टैगमेंटम आता है, और मेटेंसेफेलॉन की बात करें तो वहाँ पे हमारे पास पोन्स और सेरिबैलम आता है, ठीक है? फिर हमारे पास हिंड ब्रेन की बात करें, हिंड ब्रेन की सॉरी हिंड ब्रेन का पार्ट है ये मेटेंसेफेलॉन, ठीक है? मिड ब्रेन की जो पार्ट है वो एक ही है, मेसेंसेफेलॉन, जिसमें टेक्टम और टैगमेंटम आ जाएगा। और हिंड ब्रेन के अंदर हमारे पास मेटेंसेफेलॉन और माइलेनसेफेलॉन आएगी। तो मेटेंसेफेलॉन के अंदर पोन्स और सेरिब्रम आएगा, और हिंड ब्रेन की जो सेकंड पार्ट है जिसके अंदर माइलेनसेफेलॉन आती है, उसके अंदर मेडुला ओब्लंगेटा आएगा, ठीक है? ये हमारे पास ब्रेन की डिवीज़न है, ठीक है? सबसे पहले फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन है, हिंड ब्रेन है। फोर ब्रेन के अंदर मज़ीद 2 सेफेलॉन आती है, टेलेंसेफेलॉन एंड डाइनसेफेलॉन। मिड ब्रेन के अंदर मेसेंसेफेलॉन और मेसेंसेफेलॉन ही सिर्फ़ आती है, और हिंड ब्रेन के अंदर मेटेंसेफेलॉन प्लस माइलेनसेफेलॉन आती है। अब इसकी मैं आपको थोड़ा-सा डायग्राम बता देता हूँ। ये देखो, ये जो आपको ऊपर सारा येलो कलर में नज़र आ रहा है, दिस इज़ फोर ब्रेन, ठीक है? जिसके अंदर आपका ऊपर जो सारा शो हो रहा है, दिस इज़ सेरिब्रम, ठीक है? एक सेरिबैलम है, एक सेरिब्रम है। ये जो सेरिब्रम ऊपर येलोइश कलर में देख रहे हो, अभी मेरे पास पॉइंटर यहाँ से सिलेक्ट नहीं होता, मैं आपको उसके ऊपर शो करूँ। लेकिन ये जितना भी आपको येलोइश कलर में नज़र आ रहा है, दिस इज़ फोरहेड, दिस इज़ फोर ब्रेन, ठीक है? और इसके अंदर ये जितनी भी आपकी सारी नज़र आ रही है, ये आपकी सेरिब्रम है, ठीक है?
और जो नीचे हिंड ब्रेन जहाँ पे लिखा हुआ है, जहाँ पे आपको ब्रेन लिखा हुआ नज़र आ रहा है हिंड का, तो वहाँ पे जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो दिस इज़ सेरिब्रम, ठीक है? सेरिबैलम सॉरी। तो जो सेंटर में आप ग्रीन पार्ट में देख रहे हो, इसको हम मिड ब्रेन कहते हैं और ये नीचे आप एक स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसको हम जो है वो स्टेम कहते हैं, ठीक है? ब्रेन स्टेम। सो सबसे पहले बल्कि कोई और डायग्राम मैं आपको क्लियर कर दूँ। ओके, ये देखो यहाँ पे जो ब्लू कलर में आप नीचे देख रहे हो ब्रेन स्टेम, इसी के साथ आप सेरिबैलम देख रहे हो और ऊपर जितना भी है ये सारा हमारे पास सेरिब्रम है और सेरिब्रम के अंदर हमारे पास लोब्स आती हैं, 4 लोब्स होती हैं बेसिकली, जो कि एक फ्रंटल लोब होती है, 2 होती हैं, पेयर में होती हैं, ठीक है? 2 फ्रंटल लोब्स होती हैं, एक राइट हेमिस्फीयर ऑफ सेरिब्रम में होती है, एक लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ सेरिब्रम में होती है। 2 पैराइटल लोब्स होती हैं, एक राइट हेमिस्फीयर में होती है, एक लेफ्ट हेमिस्फीयर में होती है। फिर 2 टेम्पोरल लोब होती है, एक राइट में, एक लेफ्ट में। फिर 2 ऑक्सीपिटल होती हैं, जो एक राइट में और एक लेफ्ट में, ठीक है? अच्छा, इसके बाद मज़ीद ये एक ओरिजिनल ब्रेन है, ठीक है? ये आप ऊपर सारा ब्रेन देख रहे हो, ब्रेन के ऊपर ये जो आपको शीट नज़र आ रही है, ये हमारे पास पाया मैटर है, ठीक है? पाया मैटर हमारे पास 3 लेयर्स होती हैं, डूरा मैटर, अरेक्नॉइड मैटर और पाया मैटर, ठीक है? ये ब्रेन की प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है और इनको हम मेनिन्जेस कहते हैं, ठीक है? और लास्ट में आप जो उसके अंगूठे वाली साइड आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, वो हमारे पास सेरिबैलम है, सही है? तो अच्छा, दूसरा स्टूडेंट इसके ऊपर एक स्ट्रक्चर होते हैं सल्कस एंड गायरस। ये जो आप अ, देख रहे हो, ये जो आपको ब्लैक ब्लैक ग्रूव्स नज़र आ रहे हैं अंदर, ठीक है? ये हमारे पास सल्कस हैं, ठीक है? और ये जो व्हाइटिश कलर में आप जो उभरी हुई चीज़ें देख रहे हो, ये हमारे पास गायरस हैं। बल्कि यहाँ से अगर आप देखो, तो ये जो यहाँ पे सेंट्रल सल्कस लिखा हुआ है, ये हमारे पास जो ग्रूव्स होते हैं, इनको हम सल्कस कहते हैं। और ये जो आप रेड कलर में देख रहे हो, जिसको हम पेरिसेंट्रल गायरस कहा गया है, ये जो उभरे हुए स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको हम गायरस कहते हैं, ठीक है? बाकी ये जितनी भी डायग्राम है, ये हम टॉपिक के हिसाब से आगे कवर करते जाएँगे। अच्छा, सबसे पहले हम ब्रेन को पढ़ते हैं जी, ब्रेन क्या है? इट इज़ द फर्स्ट स्ट्रक्चर व्हिच इज़ प्रोड्यूस्ड इन एम्ब्रियो एंड कैन डेवलप आफ्टर बर्थ टिल 18 ईयर। सबसे पहला स्ट्रक्चर जो एम्ब्रियोनिक लाइफ के अंदर, यानी जब एक जो है वो मेल और फीमेल की कंसेप्शन होती है, तो जब फीटस बनता है, तो सबसे पहला स्ट्रक्चर जो बनता है, वो ब्रेन बनता है। ठीक है? और ब्रेन के अंदर भी ब्रेन स्टेम होती है, जो पहला स्ट्रक्चर होता है ब्रेन का। एक तो पूरी बॉडी का पहला स्ट्रक्चर ब्रेन है और ब्रेन के अंदर जो पहला स्ट्रक्चर बनता है वो ब्रेन स्टेम बनती है। ठीक है? और ये 18 ईयर तक ग्रोइंग फेज़ में होता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास कंट्रोल सेंटर की बात करें, तो ये चूँकि ये बॉडी को कंट्रोल करता है, ठीक है? इसको हम कंट्रोल सेंटर कहते हैं बॉडी का। दूसरा, इसके फंक्शन की बात करें तो ये हमारे पास प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है आपके ब्रेन को, ठीक है? जितना भी आपका क्रेनियल कैविटी है, ठीक है? ये आपकी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और इसके नीचे आपको क्रेनियल की हेडिंग दिख रही है, बल्कि इसमें तो राइट होता है। ओके। ये हमारे पास प्रोटेक्शन की बात करें, ब्रेन को प्रोटेक्ट कौन करता है? तो ये हमारे पास क्रेनियल बोन्स होती हैं, ठीक है? 8 क्रेनियल बोन्स होती हैं। एक फ्रंटल होती है, एक ऑक्सीपिटल होती है, 2 पैराइटल होती हैं, 2 टेम्पोरल होती हैं, ठीक है? तो ये हमारे पास क्या करते हैं जी, ये हमारे पास इस ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है? दूसरी प्रोटेक्शन इसकी कौन करती है? मेनिंजेस, ठीक है? जो हमने 3 लेयर पढ़ी हैं, जिसके अंदर हमारे पास ड्यूरा मैटर, अरेक्नॉइड मैटर और पाया मैटर आती है। अब मेनिंजेस के बारे में बात करें, तो मेनिंजेस हमारे पास ब्रेन की वो 3 लेयर्स हैं, जो कि ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं। अब इसकी जो फर्स्ट लेयर है, व्हिच इज़ ड्यूरा मैटर, अब ये सुपरफिशियली होती है, ये डायरेक्ट आपके स्कल के साथ जुड़ी हुई होती है। बल्कि मैं अगर आपको डायग्राम से बताऊँ तो आपको ज़्यादा ईज़ी समझ आएगा। किधर है इसकी डायग्राम? ये वाली। अब ये वाली अगर आप डायग्राम देखो, सबसे ऊपर आपको स्कैल्प नज़र आ रहा है, ठीक है? स्कैल्प की स्किन जो आपको नज़र आती है, जो हेयर की स्किन है। उसके नीचे आपको स्कल नज़र आ रही है, क्रेनियल बोन्स आपको नज़र आ रही हैं। उसके नीचे आपको डूरा मैटर नज़र आ रही है। डूरा मैटर की भी मज़ीद 2 ब्रांचेज़ होती हैं। एक हमारे पास पेरिओस्टियल डूरा मैटर होती है, एक हमारे पास मेनिंजियल डूरा मैटर होती है, ठीक है? अब इस डूरा मैटर के नीचे हमारे पास अरेक्नॉइड मैटर होती है। लेकिन ये जो मेनिंजियल डूरा मैटर है और अरेक्नॉइड मैटर है, इन दोनों के दरमियान एक स्पेस होती है जिसको हम
सब ड्यूरल स्पेस कहते हैं, ठीक है। वैसे ये मेनिंजेस हमारा आज का टॉपिक नहीं है, इसको हम अगले पार्ट के अंदर ही कवर करेंगे, लेकिन मैं जस्ट आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। फिर हमारे पास जो एरेक्नॉइड मैटर है, इसके नीचे हमारे पास पाया मैटर होती है। ये पाया मैटर आप देख रहे हो, ये डायरेक्ट ब्रेन के साथ अटैच होती है। कौन सी? पाया मैटर। पाया मैटर को हम सॉफ्ट मदर भी कहते हैं, और जो डूरा मैटर होती है उसको हम टफ मैटर भी कहते हैं, मदर भी कहते हैं, क्योंकि ये ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। और जो डूरा मैटर होती है वो बिल्कुल टफ लेयर होती है, और जो पाया मैटर होती है ये बिल्कुल सॉफ्ट होती है और ब्रेन के अंदर चिपकी हुई होती है, ठीक है। ये जैसे आप देख रहे हो, ये पाया मैटर आपकी बिल्कुल ब्रेन के साथ चिपकी हुई है। अब जो एरेक्नॉइड मैटर है और पाया मैटर है, इन दोनों के दरमियान एक मजीद स्पेस है, जिसको हम सब एरेक्नॉइड स्पेस कहते हैं। ये आप थर्ड नंबर पे देखो, सब एरेक्नॉइड स्पेस। अब ये जो सब ड्यूरल स्पेस है, सब एरेक्नॉइड स्पेस है, इन दोनों के दरमियान हमारे पास सीएसएफ होता है, ठीक है। अब सीएसएफ का क्या काम है? ये सीएसएफ की प्रोडक्शन कौन करता है? ये हमारा बल्कि फिफ्थ जो पार्ट होगा उसके अंदर हम सीएसएफ को पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए आप जो है वो इस मेनिंजेस का कंसेप्ट क्लियर करें, ठीक है। वापस से नोट्स में आते हैं। अब ड्यूरा मैटर आपने देख ली वहां पे, जो स्कल के साथ बिल्कुल अटैच है। और अब ये एवास्कुलर होती है, एवास्कुलर। अच्छा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एवास्कुलर होती है, तो आपका क्वेश्चन ये बनना चाहिए, फिर इसको नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करता है? इसको ऑक्सीजन, इसकी न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है? तो स्टूडेंट, इसको जो न्यूट्रिशन है सर्वाइवल के लिए, वो हमारे पास सीएसएफ प्रोवाइड करता है, ठीक है। जो इसकी नीचे वाली जो कैविटी है, सबड्यूरल कैविटी, वो जो सबड्यूरल कैविटी पे सीएसएफ घूम रहा होता है, वो इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, ये कोलेजन फाइबर कॉम्बिनेशन इसके अंदर होते हैं, कोलेजन फाइबर से मिलकर टफ लेयर बनी होती है, और इसको हम टफ मदर भी कहते हैं, जो कि स्कल के साथ इंटैक्ट होती है। फिर हमारे पास सबड्यूरल स्पेस आती है, जो कि एरेक्नाइड और सबड्यूरल एरेक्नाइड और डूरा मैटर के दरमियान होती है। मैंने आपको डायग्राम के अंदर शो की है। उसके अब इसका फंक्शन क्या है कि ये जो डूरा मैटर और एरेक्नाइड मैटर के दरमियान जो स्पेस है, इसके अंदर आईसीएफ जो इंट्राक्रैनियल फ्लूइड है, ठीक है, या इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो हमारे पास होता है, वो इसके अंदर मूव कर रहा होता है। और अगर मोर एक्यूरेटली कहें तो हमारे पास जो सीएसएफ होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, वो इसके अंदर मूव कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास, अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो सीएसएफ है उसकी जो प्रोडक्शन है वो वेंट्रिकल्स के अंदर होती है, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ जाए कि यार ड्यूरल सब ड्यूरल स्पेस के अंदर तो सीएसएफ का क्या काम है? सीएसएफ बेसिकली बनता वेंट्रिकल्स के अंदर है, ठीक है। जो ब्रेन के वेंट्रिकल्स होते हैं, लैटरल वेंट्रिकल है, थर्ड वेंट्रिकल है, फोर्थ वेंट्रिकल है, वहां पे बनता है। जो क्रोइड प्लेक्सेस होते हैं, जिसके अंदर एपेंडाइमल सेल्स होते हैं, वो बनाते हैं सीएसएफ को। लेकिन ये सर्कुलेट यहाँ पे कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास एरेक्नॉइड लेयर आती है, ठीक है, सेकंड लेयर। ये हमारे पास मिडल लेयर है, और ये एक वेब लाइक, जो एक मच्छरदानी जिस तरह होती है ना, एक जालीनुमा जो कपड़ा होता है, उस तरह का स्ट्रक्चर इसके अंदर होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सबड्यूरल स्पेस की बात करें, तो मैंने आपको पहले बता दिया, जो सब एरेक्नॉइड स्पेस, जो एरेक्नॉइड मैटर और पाया मैटर के दरमियान स्पेस होती है, उसको हम सब एरेक्नॉइड स्पेस कहते हैं। अब ये इससे नीचे अगर आप देखें, तो अगर इसकी थर्ड लाइन में आप देखो ये, तो ये इसके अंदर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो मूव कर रहा होता है। फिर पाया मैटर जो थर्ड लेयर है हमारी मेनिंजेस की, उसकी बात करें तो वो हमारे पास डीपर लेयर है, ठीक है। और ये वास्कुलर लेयर है, इसको ब्लड वेसल्स पहुंचती हैं, और ये डायरेक्टली अपनी एक्सचेंज ऑक्सीजन की, न्यूट्रिशन की ब्लड वेसल से लेती है। और इसके अलावा ये सिक्रीट करती है सीएसएफ को, क्योंकि इसके अंदर कुछ कोरॉइड प्लेक्सेस होते हैं, एपेंडाइमल सेल्स होते हैं, जो कि सीएसएफ की प्रोडक्शन करते हैं। और इसको हम सॉफ्ट मदर भी कहते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट ब्रेन के साथ अटैच होती है। फिर इसके अलावा स्टूडेंट्स, सीएसएफ चूंकि हमारी ब्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करता है, तो ये तो आपको फंक्शन पता होगा, बल्कि नहीं पता तो हम अगले लेक्चर में इसको कंप्लीटली कवर करेंगे। ये एक नीचे डायग्राम देख रहे हो, ठीक है, जिसके अंदर एक स्कल बोन है, जिसे मैंने आपको पहले डायग्राम में बता दिया। फिर उसके नीचे डूरा मैटर है, फिर उसके नीचे सब ड्यूरल स्पेस है, फिर उसके नीचे एरेक्नॉइड लेयर है, फिर उसके नीचे सब एरेक्नॉइड स्पेस है, फिर उसके नीचे पाया मैटर, और नीचे आपको ब्रेन दिख रहा है। फिर दिस इज द ब्रेन स्टेम, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ब्रेन के पार्ट्स की बात करें, तो ब्रेन के पार्ट्स में सबसे पहला पार्ट हमारे पास फोर ब्रेन होता है, ठीक है, ये वाला फोर ब्रेन। फोर ब्रेन आपको पता है
हमारे पास जो मैंने आपको डायग्राम में पहले बता दिया। अब फोर ब्रेन के जो पार्ट्स हैं उसके अंदर डाइनसेफेलन आती है। डाइनसेफेलन के अंदर हमारे पास सेरिब्रम आता है, एपिथैलेमस आता है, थैलेमस आता है और हाइपोथैलेमस आता है। ये 4-5 स्ट्रक्चर जो हैं हमारे पास फोर ब्रेन के स्ट्रक्चर हैं, ठीक है? मिड ब्रेन की बात करें तो मिड ब्रेन में हमारे पास 2 स्ट्रक्चर आते हैं। इसमें एक क्रूकुरा सेरेब्री आती है और क्रूरुरा सेरेब्री, ठीक है? और दूसरा हमारे पास कार्पोसा क्वाड्रिजेमिना आता है, ठीक है? ये हमारे पास 2 स्ट्रक्चर मिड ब्रेन के अंदर आते हैं और हैंड ब्रेन जो हमारे पास होता है, जो पीछे की तरफ होता है, उसके अंदर पोन्स आता है, मेडुला ओब्लंगेटा आता है और सेरिबेलम आता है, ठीक है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको हम वन बाय वन आगे देखते हैं। अच्छा, ये नीचे डायग्राम है, ठीक है? जैसे कि मैंने आपको पहले डायग्राम में बता दिया, ये हमारे पास सारा फोर ब्रेन होता है, ये सेंटर में मिड ब्रेन होता है और ये हमारे पास हैंड ब्रेन होता है और ये हमारे पास ब्रेन स्टेम है, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट अ, सबसे पहले हम ये बेसिकली हेडिंग हिंड ब्रेन की दी गई है, लेकिन ये हिंड ब्रेन नहीं है, ये फोर ब्रेन है, ठीक है? इसको ये बाय मिस्टेक लिखा हुआ है। सेरिब्रम की बात करते हैं स्टूडेंट, जो हमारे पास फोर ब्रेन का फर्स्ट पार्ट है विच इज सेरिब्रम। ये हमारे ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है, ठीक है? अब ये जो सेरिब्रम है इसकी 2 हेमिस्फीयर होती हैं। एक राइट हेमिस्फीयर होती है, एक लेफ्ट हेमिस्फीयर होती है। और ये एक वॉलनट वॉलनट समझते हो ना, अखरोट जो होता है उस तरह का शेप बनाता है। अगर हम इसकी डायग्राम में जाएँ तो बल्कि कोई ऐसी डायग्राम हो जिसमें हेमिस्फीयर नज़र आए। अच्छा, ये हेमिस्फीयर देख रहे हो? ये एक इसकी हेमिस्फीयर है राइट साइड पे, एक इसकी लेफ्ट साइड पे हेमिस्फीयर है और इसके दरमियान सेपरेशन होती है, ठीक है? अब मेरे पास यहाँ पे पॉइंटर सेलेक्ट नहीं होता, वरना मैं आपको उसके साथ करके दिखाऊँ। और इसकी जो दोनों बेस में देख रहे हो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये आपको ब्लैक-ब्लैक सारा दिख रहा है, बल्कि मैं क्लोज़ करूँ, ये वाला जो रीजन है, ये बिल्कुल सेंटर में जो आप देख रहे हो, ये हमारे पास कार्पस ल्यूटम होता है। ठीक, कार्पस क्लूटम होता है। वो हमारे पास ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो 2 हेमिस्फीयर को कनेक्ट करके रखता है, ठीक है? ये आगे हम पढ़ते हैं, परेशान नहीं होना। नेक्स्ट हमारे पास अ, लॉन्गिट्यूडिनल फिशर है, ठीक है? लॉन्गिट्यूडिनल फिशर, दोबारा हम डायग्राम में जाते हैं। ये जो सेंटर में आप फिशर देख रहे हो, ये लॉन्गिट्यूडिनल फिशर है, जो कि राइट हेमिस्फीयर को लेफ्ट हेमिस्फीयर से सेपरेट करता है, ठीक है? फिर हमारे पास क्रिस क्रॉस नर्व इसके अंदर प्रेज़ेंट होती है। मैंने ऑलरेडी पहले आपको बताया है कि जो लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है, उसकी नर्व जाती हैं राइट साइड पे और जो राइट हेमिस्फीयर होती है, उसकी नर्व जाती हैं लेफ्ट साइड पे। इसी तरह फिर हम कहते हैं कि जो हमारे पास राइट हेमिस्फीयर होती है, वो लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी को कंट्रोल करती है और जो हेमिस्फीयर होती है वो राइट साइड ऑफ बॉडी को कंट्रोल करती है। फिर हमारे पास नीचे ये देख रहे हो कन्वोल्यूशन। कन्वोल्यूशन बेसिकली हमारे पास हेमिस्फीयर की वो फोल्ड्स होती हैं जो कि सरफेस एरिया को इंक्रीज करती हैं, ठीक है? मैं अगर आपको दोबारा डायग्राम के अंदर जाकर दिखाऊं, बल्कि ये वाली डायग्राम देखो, ये जितनी भी फ़ोल्ड्स आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है? ये सारी फ़ोल्ड्स को हम कन्वोल्यूशंस कहते हैं और ये जो फ़ोल्ड्स होती हैं, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करती हैं और स्टूडेंट स्टडीज़ ये सजेस्ट करती हैं कि जितनी फ़ोल्ड्स ज़्यादा होती हैं, जितनी कन्वोल्यूशन ज़्यादा होती हैं, उतनी ज़्यादा उस बच्चे के अंदर इंटेलिजेंस पाई जाती है, ठीक है? बहरहाल नेक्स्ट हमारे पास कॉर्पस कलोसम आता है, जिसका पहले मैं आपको बता रहा था। ये हमारे पास बेस में होता है, ठीक है? अगर कोई डायग्राम मुझे ऐसी मिल जाए जिसमें कॉर्पस कलोसम दिख रहा हो। यहाँ पे भी नहीं दिखाया जा रहा। अम, बल्कि यहाँ पे कोई ऐसी डायग्राम नहीं है जहाँ पे कॉर्पस कैलोसम बताया जा रहा हो। लेकिन मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊँ, तो ये जो 2 हेमिस्फीयर हैं, इनके बिल्कुल बेस में ये जहाँ से जुड़े हुए हैं, वहाँ पे वो कॉर्पस कैलोसम होता है और वो कॉर्पस कैलोसम क्या होता है? वो यही नर्व फाइबर्स होते हैं जो मिलकर बनाते हैं, ठीक है? बोथ हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड विद ईच अदर फ्रॉम इंफीरियर साइड, इंफीरियर मतलब नीचे वाली साइड से, और किससे जुड़े होते हैं? बाय बैंड ऑफ नर्व्स, ठीक है? नर्व के बैंड्स होते हैं जिस जो मिलकर कॉर्पस कैलोसम बनाते हैं और ये एंड फ्रॉम सुपीरियर साइड लॉन्गिट्यूडिनल फिश। अच्छा, तो स्टूडेंट्स मैं आपको हेमिस्फीयर्स दिखा रहा था, ठीक है? बीच में एक कॉल आ गई थी जिसकी वजह से मैंने वीडियो को कट किया। ये हमारे पास, ठीक है, लोब्स हैं, ठीक है? फ्रंटल लोब है, पैराइटल लोब है, ऑक्सीपिटल लोब है और टेम्पोरल लोब है, ठीक है? फिर इसके साथ हमारे पास ये आप ब्रेन स्टेम देख रहे हो, फिर सेरिबेलम आप देख रहे हो। हम नोट्स की तरफ जाते हैं स्टूडेंट्स। ओके,
सबसे पहले तो हेमिस्फेयर को देखा जाए तो हमारे पास 4 हेमिस्फेयर होती लोब्स, एक हेमिस्फेयर की 4 लोब्स होती हैं, ठीक है। 4 राइट साइड पे होती हैं, 4 लेफ़्ट साइड्स पे होती हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम फ्रंटल लोब को देखें तो फ्रंटल लोब हमारी क्या क्या चीज़ों को कंट्रोल करती है। इसमें हमारे पास इंटेलिजेंस आ जाती है। इंटेलिजेंस में आपका थिंकिंग प्रोसेस, आपकी क्रिएटिविटी, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। फिर आपका एक ब्रोकास एरिया होता है, ठीक है, जो कि आपकी स्पीकिंग को कंट्रोल करता है। इसके साथ आपकी जो वॉलंटरी मूवमेंट होती हैं स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये आपकी फ्रंटल लोब कंट्रोल करती है। जितना भी आपका पोस्चर होता है, आपकी जो कोऑर्डिनेशन होती है, वो ये सेरिब्रम कंट्रोल करता है। और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपने माइंड में रखें कि अगर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि ब्रेन का कौन सा पार्ट आपकी बॉडी की कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करता है, तो दिस इज़ सेरिब्रम। अब सेरिब्रम के अंदर जो फ्रंटल लोब है, इसके अंदर मेजॉरिटी आपकी जो वॉलेंट्री मूवमेंट्स होती हैं, आपकी जो मसल मूवमेंट्स होती हैं, वो आपकी फ्रंटल लोब जो है वो रेगुलेट करती है। अगर किसी वजह से इसके अंदर डैमेज आ जाता है, किसी वजह से इसके अंदर एबनॉर्मलिटी आ जाती है, तो आपकी जो मसल कोऑर्डिनेशन है, जो आपकी वॉलेंट्री मूवमेंट है, आपकी जो कोऑर्डिनेशन है, वो डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम पैराइटल लोब की बात करें तो इसमें आपकी लैंग्वेज कंट्रोल ये करती है। इसके अलावा आपकी जो जितनी भी सेंसरी परसेप्शंस होती हैं, ठीक है, चूँकि यहाँ पे सेंसरी रिसेप्टर्स लगे होते हैं, तो आपको जितना भी ओल्फैक्शन होती है, ठीक है, जो ओल्फैक्टरी नर्व होती है जो कि स्मेल को सेंस करती है, तो बेसिकली पैराइटल लोब के अंदर आकर ही उसकी इंटरप्रिटेशन की जाती है। फिर आपके जितने भी टच सेंटर्स होते हैं, मतलब आप बॉडी को आपको कहीं भी टच लगता है, कुछ भी होता है, तो उसका सेंस आपका पैराइटल लोब के अंदर होता है, ठीक है। फिर हमारे पास ऑक्सीपिटल लोब होती है। ऑक्सीपिटल लोब हमारे पास जो पोस्टीरियर साइड पे होती है, ये मोस्टली जो है वो आपकी ज़्यादातर एक ही फोकस इसका होता है कि ये आपकी विज़न को कंट्रोल करती है, ठीक है। और इसके अलावा आपकी चूँकि जो ऑप्टिक नर्व होती है, जो आपकी आइज़ के रेटिना से पीछे से निकलती है, और ये सीधा जाती है ऑक्सीपिटल लोब पे, और ऑक्सीपिटल लोब पे ये आपका विज़न को रेगुलेट करती है। फिर आपकी कलर परसेप्शंस हैं, ये भी यही करती है, ठीक है। आप कलर परसेप्शन जिसमें आप मतलब ये कौन सा रेड है, ब्लू है, ब्लैक है, कैसा है, तो कलर परसेप्शन भी ऑक्सीपिटल लोब के अंदर होती है। फिर अगर यहाँ पे कोई इंजरी होती जाती है, मिसाल के तौर पे कोई ऑक्सीपिटल लोब पे ट्रॉमेटिक इंजरी होती है, कोई स्ट्रेस इंजरी होती है, कोई फिज़िकल असॉल्ट होता है, तो वो आपका विजन लॉस कर सकता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट टेम्पोरल लोब की बात करते हैं स्टूडेंट्स। तो टेम्पोरल लोब में आपकी हीयरिंग, ठीक है, आपका यहाँ पे रिंकल एरिया होता है जो कि आपकी लर्निंग को, आपकी अंडरस्टैंडिंग को कंट्रोल करता है। आपकी फीलिंग्स को यहाँ पे कंट्रोल किया जाता है, और आपकी जो मेमोरी होती है, एक हिप्पोकैम्पस रीजन होता है इस टेम्पोरल लोब में, वो इसको कंट्रोल करता है। फिर इसी टेम्पोरल लोब के अंदर हमारे पास ओल्फैक्टरी लोब प्रेजेंट होती है, ठीक है, जो कि आपकी ओल्फैक्टरी एपिथेलियम जो आपकी होती है उसको कंट्रोल करती है, ठीक है, जो कि आपकी नेज़ल कैविटी से आती है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास डायनसेफलान की बात करते हैं स्टूडेंट्स। ये भी हमारे पास हाइंड ब्रेन का पार्ट नहीं है, ये हमारे पास फोर ब्रेन का पार्ट है, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास सेरिब्रल हेमिस्फीयर को इसने ये जो है वो इसके अंदर इंक्लोज्ड होता है, और इसके अंदर हमारे पास थैलेमस, एपिथैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, 3 रीजन इसके अंदर डायनसेफलान के अंदर आते हैं। थैलेमस की बात करें स्टूडेंट्स, जो डायनसेफलान का 80% एरिया होता है, या 80% जो उसको कवर करता है, वो थैलेमस होता है डायनसेफलान को। और 2 ओवल बॉडीज़ होती हैं स्टूडेंट्स जो इसके अंदर होती हैं, ठीक है, और उनको हम प्यूरल थैलेमी कहते हैं। और इसका जो फंक्शन होता है वो रिले सेंटर का काम करता है। रिले सेंटर आप समझते हैं क्या होता है, मतलब कि ये जो थैलेमस है ये रिले सेंटर है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे एपिथैलेमस थैलेमस के ऊपर होता है, और हाइपोथैलेमस थैलेमस के नीचे होता है। तो हाइपोथैलेमस को एपिथैलेमस से कोई कोऑर्डिनेशन करनी होती है, या एपिथैलेमस को हाइपोथैलेमस से कोई कोऑर्डिनेशन करनी होती है, तो वो इस रिले सेंटर के दरमियान इससे ये कोऑर्डिनेशन करते हैं। तो ये एक रिले सेंटर का काम करता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर फंक्शन की बात करें तो उसके अलावा ये आई मूवमेंट को कंट्रोल करता है, टेस्ट को, स्मेल को, हियरिंग और इक्विलिब्रियम को ये कंट्रोल करता है थैलेमस, ठीक है। एपिथैलेमस की बात करें तो इसके अंदर पीनियल ग्लैंड होता है। पीनियल ग्लैंड आपको पता है जो कि मेलाटोनिन की सिक्रीशन करता है, जो आपका स्लीप एंड अवेक पैटर्न जो होता है वो रेगुलेट करता है। इसके अलावा इसके अंदर कुछ पायामीटर के साथ ये जो है वो
टच होता है और यहाँ पे इसके अंदर कुछ कोरॉइड प्लेक्सेस होते हैं जो CSF की मिनिमम रेंज में प्रोडक्शन करते हैं। इसके अलावा इसका जो नर्वस रोल है वो कोई भी नहीं है, ये जस्ट हमारे पास जो हमने इसके फंक्शन पढ़े हैं उनके अंदर कंट्रोलिंग करता है। हाइपोथैलेमस की स्टूडेंट्स बात करते हैं। अच्छा, एपिथैलेमस के अंदर ओनली पीनियल ग्लैंड्स आ गया, ठीक है, और कुछ थोड़ा बहुत CSF को प्रोड्यूस करता है। हाइपोथैलेमस की बात करते हैं तो ये हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम दोनों के अंदर इन्वॉल्व होता है। क्योंकि एंडोक्राइन क्यों इसके अंदर इन्वॉल्व होता है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो कुछ हार्मोन्स की प्रोडक्शन होती है और फिर ये कुछ हार्मोन्स को इसके नीचे जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वहाँ पे स्टोर करता है। तो इस वजह से इसको हाइपोथैलेमस को एंडोक्राइन सिस्टम का नाम भी दिया गया है, क्योंकि ये हार्मोन की प्रोडक्शन करता है। और इसके अलावा इसका नर्वस रोल तो है ही है, ठीक है। नर्वस रोल क्या है, ये आपकी बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन करता है, ठीक है। क्योंकि जब आपका फीवर होता है तो यही बेसिकली जो हाइपोथैलेमस जो टेम्परेचर रेगुलेटर होता है, ये आपका टेम्परेचर सेट पॉइंट इंक्रीज़ कर देता है, तो आपकी बॉडी को फीवर होता है। इसके अलावा हमने जितनी भी भूख लगती है, हंगर और जो ड्रिंक की वो है मैनेजमेंट है, वो भी यही करता है। इसके अलावा आपकी जो सेक्सुअल डिज़ायर होती है इसको भी यही कंट्रोल करता है। इसके साथ हमारे पास स्टूडेंट्स ये फोर ब्रेन ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट हम मिड ब्रेन की तरफ जाते हैं। मिड ब्रेन में हमारे पास क्या होता है कि जो क्रोरा सेरिब्रा होता है, सेरिब्रा ही होती है, ये हमारे पास लोकेट कहाँ पे होती है, जो मिड ब्रेन की वेंट्रल साइड होती है ना, एक हमारे पास होती है डॉर्सल साइड, एक होती है वेंट्रल साइड। वेंट्रल साइड का मतलब होता है जो इंटीरियर आगे की तरफ होती है, और डॉर्सल का मतलब होता है जो पीछे की तरफ होती है, ठीक है। तो ये वेंट्रल ऑफ द मिड ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है और ये एज अ रिले सेंटर काम करता है। रिले सेंटर मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया क्या होता है। फिर कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना है, ठीक है। ये इसको क्वाड्रेट आपको पता है ना, चार को कहते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर दो स्ट्रक्चर अपर होते हैं, दो लोअर होते हैं, ठीक है। जो अपर दो स्ट्रक्चर होते हैं उनको सुपीरियर कोलिक्यूलस कहते हैं, और जो लोअर दो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको इन्फीरियर कोलिक्यूलस कहते हैं, ठीक है। अब जो सुपीरियर कोलिक्यूलस है और इन्फीरियर कोलिक्यूलस है, इनका फंक्शन क्या है। जो सुपीरियर है वो आपका विजुअल रिफ्लेक्सेस और ऑडिट विजुअल रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करता है, और जो आपका इन्फीरियर जो ओहो कहाँ चला गया, कहाँ थे हम, हाँ ये अच्छा, तो जो सुपीरियर है वो आपका विजुअल को कंट्रोल करता है, और जो इन्फीरियर दो हमारे पास कोलिक्यूलस होते हैं ये आपकी ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करते हैं। स्टूडेंट्स, शायद आपको स्लाइड के अंदर इतनी डिटेल ना मिले, लेकिन चूंकि मैंने ये नोट्स जो है वो इसमें काफ़ी ज़्यादा मैंने मेहनत की थी, स्लाइड्स को भी इन्वॉल्व किया था, जो मैं यूट्यूब से उस टाइम लेक्चर देखता था वो भी मैंने इन्वॉल्व किए, जो मैं अपना गूगल से सर्च करता था वो मैंने सबको मर्ज करके ये नोट्स बनाए थे। तो अगर आपको इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, लेकिन मेरी तो आपको यही एडवाइस है कि आप डिटेल में जाएं, डिटेल में जाकर कंसेप्ट्स को क्लियर करें। कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो फिर स्लाइड क्लियर करना कोई बात नहीं होती, ठीक है। तो ये हमने मिड ब्रेन को स्टूडेंट्स पढ़ लिया। मिड ब्रेन छोटा सा होता है क्योंकि हमने इसके अंदर दो ही स्ट्रक्चर पढ़े थे। तो मिड ब्रेन के बाद हम हाइंड ब्रेन की तरफ जाते हैं स्टूडेंट्स। हाइंड ब्रेन के अंदर आपको पता है कि हमने तीन स्ट्रक्चर पढ़े थे, एक पोन्स होता है, एक मेडुला ऑब्लंगेटा होता है, और एक सेरिबेलम होता है। अगर पोन्स की बात करें स्टूडेंट्स, तो पोन्स हमारे पास कन्वर्ट जो हमारे पास सेरिबेलम होता है और सेरिब्रम होता है। सेरिब्रम जो कि फोर ब्रेन का पार्ट है, और सेरिबेलम जो कि हिंड ब्रेन का पार्ट है, इन दोनों को कनेक्ट करता है पोन्स, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपको एमसीक्यूज आता है कि सेरिब्रम को सेरिबेलम के साथ कौन कनेक्ट करता है, तो दिस इज पोन्स, ठीक है। अब पोन्स का क्या काम होता है, पोन्स का स्टूडेंट्स हमने, अगर आपको याद हो तो हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था कि ब्रेन के अंदर ब्रीथिंग कंट्रोल सेंटर्स होते हैं। एक उसमें अपनियोस्टिक एरिया होता है, एक हमारे पास नीमोटॉक्सिक एरिया होता है। अब ये एरिया को मैं डिफ़ाइन यहाँ पे नहीं करता क्योंकि आप ऑलरेडी आपने पढ़ लिया है। बस इतना याद रखें, बल्कि आप जाकर वहाँ पे इसको स्टडी करें कि ये हमारे पास अपनियोस्टिक एरिया जो है किस तरह कंट्रोल करता है ब्रीथिंग को, और नीमोटॉक्सिक किस तरह कंट्रोल करता है। नेक्स्ट हम स्टूडेंट्स द न्यूक्लियाई ऑफ पोन्स एसोसिएटेड विद
4 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व। अब ये जो न्यूक्लियाई जो पोन का होता है, इसके अंदर से 4 जो नर्व हैं, क्रेनियल नर्व्स हैं, वो निकलती हैं। कौन कौन सी नर्व? फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7 एंड 8 नर्व। 6 हमारे पास कौन सी है? ट्राइजेमिनल नर्व है। एब्ड्यूसेंट छठे नंबर पे है। फेशियल हमारे पास 7वें नंबर पे है। वेस्टिबुलोकोक्लियर 8वें नंबर पे है। तो ये जो 4 नर्व्स हैं, ये हमारे पास पोन का जो न्यूक्लियाई होता है वहाँ से निकलती हैं, ठीक है। अच्छा, मेडुला ऑब्लंगेटा की बात करें तो इसके अंदर ये जो कार्डियक सेंटर हमारे पास होता है, बेसिकली कार्डियक जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं हार्ट बीट को रेगुलेट करना, वो बेसिकली हार्ट के अंदर ही जो एस ए नोड और एवी नोड होती हैं वो ही जनरेट करती हैं। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है जब आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में आपकी हार्ट बीट को इंक्रीज़ किया जाता है कंपनसेशन के लिए। तो उसमें फिर आपका ये सिस्टम एक्टिवेट होता है, मेडुला ऑब्लंगेटा, जो आपका कार्डिक सेंटर यहाँ पे होता है, वो आपकी हार्ट बीट को ऊपर करता है। किसके थ्रू करता है? वेगस नर्व के थ्रू, ठीक है। जो आपकी वेगस नर्व होती है ना, क्रेनियल नर्व, उसके थ्रू। अच्छा, रिस्पायरेटरी सेंटर रिस्पायरेशन को भी यही कंट्रोल करता है, ठीक है, अगर इसने रिस्पायरेटरी रेट को इंक्रीज डिक्रीज करना हो, ठीक है। इसके अलावा जो वेजोमोटर यानी जो जो आपका ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना होता है, ब्लड प्रेशर कैसे कंट्रोल होता है? या तो हमने उसको वेजो डायलेशन करनी होती है बीपी को ड्रॉप करने के लिए, या हम बीपी को इंक्रीज करने के लिए वेजो कंस्ट्रक्शन करनी होती है। तो वेजो जो मोटर एरिया है वो भी इसी के अंदर पाया जाता है, और ये जो मेडुला ऑब्लंगेटा है ये 3 एक्टिविटीज़ करता है। फिर उसके बाद हम सेरिबेलम की बात करें तो सबसे जो लार्जेस्ट ऑर्गन था वो सेरिब्रम था, जो कि फोर ब्रेन का पार्ट है। और दूसरे नंबर पे जो लार्जेस्ट और हार्ट ब्रेन के अंदर जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ सेरिबेलम। अब सेरिबेलम हमारे पास ये क्या काम करता है? ये स्टूडेंट जिस तरह सेरिब्रम होता है ना, सेम उसी तरह स्ट्रक्चर इसका होता है। वही तरह 2 हेमिस्फीयर इसकी होती हैं, उसी तरह हमारे पास ये नीचे से जॉइंट होता है। लेकिन ये जो जॉइंट होता है, ये सेरिब्रम हमारे पास किस से जॉइंट होता है? यहाँ पे नीचे एक वर्मिस एक जो है वो स्ट्रक्चर होता है वर्मिस के थ्रू ये, और दूसरा कॉर्पस कैलोसम के साथ कनेक्टेड था। जो सेरिब्रम था उसकी जो 2 हेमिस्फीयर थी वो कॉर्पस कैलोसम के साथ जुड़ी हुई थी, लेकिन सेरिबेलम की जो 2 हेमिस्फीयर हैं ये वर्मिस के साथ कनेक्टेड है। तो इन दो का डिफरेंस भी आप अपने साथ नोट करें, यह भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इसी के साथ जैसे हमने कन्वुल्जन पढ़ी थी सेरिब्रम के अंदर, सेम इसी तरह कन्वुल्जन सेरिबेलम के अंदर भी होती हैं। फिर एक और स्ट्रक्चर इसके अंदर होता है एर्बर वेटाई। एर्बर वेटाई क्या होता है? इन सेरिबेलम वाइट मैटर मेक ट्री ब्रांचेस कॉल्ड एर्बर वेटाई। अब हमारे पास जिस तरह स्टूडेंट्स हमने, अगर आपको याद हो तो हमने ब्रोंकियल ट्री पढ़ा था, तो इसी के अंदर ये जो हमारे पास सेरिबेलम है, इसी के अंदर एक जो है वो ब्रांचेस होती हैं, वाइट मैटर की एक ट्री लाइक ब्रांचेस होती हैं, तो उसको हम एर्बर वेटाई कहते हैं, ठीक है। अब वाइट मैटर और ग्रे मैटर क्या होता है ये मैं आगे आपको बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ब्रेन स्टेम आती है, ठीक है। ब्रेन स्टेम बेसिकली ब्रेन स्टेम हमारे पास सेरिबेलम को छोड़ के जो आपका मिड ब्रेन और आपका हैंड ब्रेन होता है ये क्रिएट करता है इस ब्रेन स्टेम को। सेरिबेलम को छोड़ के जितना आपका मिड ब्रेन है, आपका हैंड ब्रेन है, वो सारा आपका ब्रेन स्टेम को क्रिएट करता है, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेन स्टेम इज़ प्रोड्यूस्ड एम्ब्रियोनिक। मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था कि जो आपका ब्रेन होता है ये एम्ब्रियोनिक फीटल लाइफ के अंदर सबसे पहले बनता है, यानी कि जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहला उसका ऑर्गन ब्रेन बनता है। तो ब्रेन के अंदर जो सबसे पहला स्ट्रक्चर बनता है वो होता है स्टेम, ठीक है, ब्रेन स्टेम। अच्छा, नेक्स्ट हम लिम्बिक सिस्टम की तरफ जाते हैं, इसको हम इमोशनल ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है, लिम्बिक सिस्टम को। और ये एक रिंग ऑफ कॉर्टिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो कॉर्पस कैलोसम, जो कि लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर ऑफ सेरिब्रम के को जॉइंट करवाता है कॉर्पस कैलोसम, उसके अराउंड और थैलेमस के अराउंड ये हमारे पास एक कॉर्टिकल स्ट्रक्चर से प्रेजेंट्स होते हैं। उसमें हमारे पास क्या क्या होता है? एमेगडेला होता है यार, एमेगडेला होता है, हिपोकैम्पस होता है और हाइपोथैलेमस होता है, ठीक है। ये जो 4 स्ट्रक्चर्स होते हैं ये इस लिम्बिक सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। और लिम्बिक सिस्टम आपकी किस चीज़ को कंट्रोल करता है? आपकी इमोशंस, आपकी फीलिंग्स को लिम्बिक सिस्टम कंट्रोल करता है। ये बेसिकली ब्रेन ही के सिस्टम है, ठीक है। ब्रेन के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जिस तरह एमेगडेला है, ठीक है, हिपोकैम्पस है, हाइपोथैलेमस है।
अब इनके अपने अपने फंक्शंस भी हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये फीलिंग्स को भी कंट्रोल करते हैं, तो इनको एक अलग सिस्टम हमने कह दिया कि ये लिम्बिक सिस्टम भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो एमिगडाला क्या करता है, आपका फियर और एंजाइटी को कंट्रोल करता है आपके इमोशंस में। हिपोकैम्पस क्या करता है, आपकी मेमोरी कंजर्वेशन और फॉर्मेशन, यानी मेमोरी को कंजर्व करना, स्टोर करना और उसकी फॉर्मेशन करना हिपोकैम्पस का काम है। हाइपोथैलेमस आपका जो बेसिकली कंट्रोल करता है आपकी सेक्सुअल डिज़ायर को, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम स्टूडेंट्स ये हमारा लास्ट टॉपिक है वाइट मैटर और ग्रे मैटर। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट्स, मैं आपको बल्कि पहले जाकर डायग्राम से बताता हूँ कि हमारे पास क्या होता है। ये आप ब्रेन देख रहे हो, ठीक है। ये जो आप दरमियान में जितना देख रहे हो दिस इज़ वाइट मैटर, ये साइडों पे जितना देख रहे हो दिस इज़ ग्रे मैटर। समझ आ गई है, ये ब्रेन है, ठीक है। ब्रेन की एक जो हमारा कॉर्नल प्लेन हम जिससे डाइसेक्ट करते हैं ना इंटीरियर और इंटीरियर और पोस्टीरियर में, तो ये वो डाइसेक्ट है। इसमें आप सेंटर में ये वाइट देख रहे हो दिस इज़ वाइट मैटर, और साइडों पे जो ग्रे मैटर देख रहे हो दिस इज़ ग्रे मैटर। अब ब्रेन के अंदर सेंटर में वाइट मैटर होता है और साइडों में ग्रे मैटर होता है। इसी तरह मेडुला ओब्लंगेटा और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर सेंटर में ग्रे मैटर होता है और साइडों पे वाइट मैटर होता है। मैं आपको बता देता हूँ, ये स्पाइनल कॉर्ड है, देखो ये सेंटर में आपको ग्रे मैटर दिख रहा है, लेकिन ब्रेन में सेंटर में क्या था, वाइट मैटर था। अब साइडों पे आपको ग्रे मैटर दिखेगा, वाइट मैटर इसका दिखेगा स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। स्पाइनल कॉर्ड प्लस मेडुला ओब्लंगेटा, इन दो स्ट्रक्चर्स के अंदर आपका वाइट मैटर आउटर साइड पे होता है और ग्रे मैटर इनसाइड होता है। और ब्रेन की बात करते हैं तो ब्रेन में वाइट मैटर इनर साइड पे होता है और ग्रे मैटर आउटर साइड पे होता है। वापस से स्लाइड में चलते हैं, कहाँ गया, अच्छा ये हमारे पास ग्रे एंड वाइट मैटर आ गया। अच्छा, ग्रे मैटर की बात करते हैं तो एक्सेप्ट माइलिनेटेड। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ग्रे मैटर और वाइट मैटर कहते किसे हैं। देखो हमने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा है, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हमने, मैं अगर यहाँ पे ड्रा करने की कोशिश करूँ तो मिसाल के तौर पे ये हमारे पास न्यूरॉन है। ये न्यूरॉन का पार्ट कौन सा है, एक्सॉन पार्ट, ये उसके टर्मिनल्स हैं, ये उसकी बॉडी और डेंड्राइड्स हैं, ठीक है, ये वाला पार्ट। अब ये जो एक्सॉन है, एक्सॉन के ऊपर आपको पता है माइलिन शीट होती है। माइलिन शीट हमारे पास बनी होती है लिपिड से, तो ये वाइटिश अपीयरेंस देती है। तो यानी कि वो न्यूरॉन्स जिनके ऊपर माइलिन शीट लगी होगी उस रीजन को हम वाइट मैटर कहेंगे। और वो न्यूरॉन का पार्ट जिसके अंदर डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सॉन टर्मिनल्स, ये सारी स्ट्रक्चर्स ग्रेश अपीयरेंस देती हैं, ठीक है, तो इसको हम ग्रे मैटर कहते हैं। तो बहुत सारी न्यूरॉन्स जब एक साथ कंबाइन होती हैं, ऐसे कंबाइन होती हैं, तो जिनका एक्सॉन पार्ट होता है, एक्सॉन पार्ट इसके अंदर माइलिन शीट होती है, तो ये अपीयरेंस देते हैं वाइटिश अपीयरेंस। और ये जो उसका दूसरा पार्ट होता है एक्सॉन का, न्यूरॉन का, ये जो हमारे पास सेल और डेंड्राइट्स और एक्सॉन टर्मिनल्स होते हैं, या वो न्यूरॉन जो कि अनमाइलिनेटेड होती हैं, ये सारी अपीयरेंस देती हैं ग्रे, तो इनको हम ग्रे मैटर कहते हैं। वाइट मैटर और ग्रे मैटर के अंदर आपको क्लियर हुआ डिफरेंस, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम अब यहाँ से पढ़ते हैं, ग्रे मैटर एक्सेप्ट माइलिनेटेड एक्सॉन ऑल पार्ट ऑफ न्यूरॉन कंबाइन एंड मेक ग्रे मैटर। क्लियर है, यानी कि माइलिनेटेड एक्सॉन जितनी भी हैं उनका एक्सॉन रीजन के अलावा जितना भी सारा स्ट्रक्चर होता है, चाहे वो सेल बॉडी है, वो डेंड्राइट्स हैं, वो एक्सॉन टर्मिनल्स हैं, वो सारा आपके पास बनाएंगे ग्रे मैटर। अब उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है, डेंड्राइट्स हैं, सेल बॉडी है, नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स हैं, ठीक है। वाइट मैटर की बात करते हैं, वाइट मैटर के अंदर हमारे पास ओनली माइलिनेटेड एक्सॉन्स कंबाइन एंड मेक वाइट मैटर बिकॉज माइलिन शीट मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड गिव वाइटिश अपीयरेंस। क्लियर है। नेक्स्ट, इन ब्रेन आउटर ग्रे मैटर, हमने जैसे एग्जाम्पल में उसमें स्लाइड में पढ़ा है, सॉरी डायग्राम में, कि आउटर में ग्रे मैटर होता है ब्रेन के अंदर और इनसाइड में हमारे पास वाइट मैटर होता है, ठीक है। लेकिन एक्सेप्ट मेडुला ओब्लंगेटा, चूंकि मेडुला ओब्लंगेटा ब्रेन का पार्ट है, तो ब्रेन के अंदर जो मेडुला ओब्लंगेटा है उसके अंदर और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर सेम फिजियोल एनाटॉमी होती है इसकी,
वाइट और ग्रे मैटर की। लेकिन जो ब्रेन के दूसरे स्ट्रक्चर है जिसमें मेडुला ऑब्लंगेटा को आप एक्सक्लूड करें, तो उसके अंदर आपके पास जो ग्रे मैटर है वो बाहर होगा और वाइट मैटर है वो अंदर होगा, ठीक है। इस तरह स्पाइनल कॉर्ड की बात करें, स्पाइनल कॉर्ड 36 वर्टिब्रा प्रेजेंट, एवरी वर्टिब्रा हैव अ न्यूरल कैनाल प्रेजेंट इन द न्यूरल स्पाइनल कॉर्ड, ये आपको पता है, ठीक है। प्रेजेंट इन द स्पाइनल कॉर्ड ऑल हैव, इसके अंदर भी 3 मेनिंजेस हमारे पास होती है। मिसाल के तौर पे ये आपका ब्रेन है, ब्रेन के नीचे स्पाइनल कॉर्ड आता है, तो जो मेनिंजेस ब्रेन को कवर करती हैं वही मेनिंजेस आपके स्पाइनल कॉर्ड को भी कवर करती हैं। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड में जो लंबर और सैक्रल रीजन होता है वहाँ पे आकर जो ड्यूरा मैटर होती है वो एरेक्नॉइड मैटर के साथ मर्ज हो जाती है, ठीक है। वो मैं आपको मेनिंजेस के अंदर पढ़ाऊँगा। इसके आगे स्टूडेंट्स जो हमारे पास ये जो टॉपिक है मेनिंजेस का, ये हम अलग से नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम पढ़ेंगे। यहाँ पे हमारा जो ब्रेन का जो वो है वो क्लियर हो गया। मैं आपको डायग्राम के अंदर थोड़ा सा जाकर दोबारा से उसकी समरी बता देता हूँ। स्टूडेंट्स आज हमने ब्रेन के अंदर लेयर्स को पढ़ा है, ठीक है। मेनिंजेस को, ड्यूरा मैटर को, एरेक्नॉइड मैटर को, पाया मैटर को। फिर हमने स्पेसेस के अंदर पढ़ा है, सब ड्यूरल स्पेस है, सब एरेक्नॉइड स्पेस है, ठीक है। फिर हमने सल्कस और गायरस को पढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट फिर हमने ब्रेन के पार्ट्स को पढ़ा है, फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन है और हाइंड ब्रेन है। फिर हमने इनके पार्ट्स को मज़ीद पढ़ा है कि फोर ब्रेन में कौन कौन से पार्ट आते हैं, मिड ब्रेन में कौन से आते हैं और हिंड ब्रेन के अंदर कौन से आते हैं, और फिर ब्रेन स्टेम कौन से पार्ट मिलकर ब्रेन स्टेम बनाती है। फिर हमने सेरिब्रम जो है उसको हमने पढ़ा है, उसके अंदर 4 लोब्स होती हैं, पैराइटल है, टेम्पोरल है, ऑक्सीपिटल है, फ्रंटल लोब है। अब एक एक लोब कौन कौन से फंक्शंस को कंट्रोल करती है हमने वो पढ़ा है। इसके अलावा हमने जो हमारे पास थैलेमस है, एपिथैलेमस है, हाइपोथैलेमस है, इसी फोर ब्रेन के अंदर उसको हमने पढ़ा है, ठीक है। फिर हमने मिड ब्रेन को पढ़ा है। इसके अलावा हमने जो हाइंड ब्रेन के अंदर पोन्स है, सेरिबेलम है, मेडुला ऑब्लंगेटा है, उसको हमने पढ़ा है स्टूडेंट्स। तो आई होप सो ये स्ट्रक्चर आपको समझ आए हैं। एट द एंड में आपको दोबारा ये जो है वो रिपीट कर देता हूँ। दिस इज़ फ्रंटल लोब स्टूडेंट्स, ठीक है। ये आपको अगर नज़र आ रही है। फिर कॉर्पस कैल्यूसम, ये नीचे आप देखो, दिस इज़ कॉर्पस कैल्यूसम। ये कार्पस कैल्यूसम स्टूडेंट्स दो हेमिस्फीयर को, राइट साइड ऑफ सेरिब्रम को, लेफ्ट साइड ऑफ सेरिब्रम को मर्ज करता है बेस से, ठीक है। ये जो बेस आप देख रहे हो ना, अब यहाँ पे पॉइंटर सेलेक्ट नहीं होता वरना मैं यहाँ पे आपको बताता। तो ये आपका दोनों हेमिस्फीयर को मर्ज करके रखता है, ठीक है। इस तरह ये आप थैलेमस को देख रहे हो, थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस के ऊपर एपिथैलेमस होता है, थैलेमस के ऊपर एपिथैलेमस होता है, ठीक है। तो ये वो सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो हमने कवर कर लिए हैं। आई होप सो स्टूडेंट्स ये लेक्चर आपको कवर हुआ होगा। मज़ीद आई थिंक सो कोई और ऐसी डायग्राम नहीं है जो आपको मैं बताऊं। तो ये वो सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो हमने पढ़ लिए। तो यहाँ पे हमारा ब्रेन स्टूडेंट्स कवर होता है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा वो मेनिंजेस पे होगा। मेनिंजेस के बाद हम वेंट्रिकल्स के साथ ही हम CSF को कवर करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो CNS होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। इसका जो लास्ट पार्ट होगा वहाँ पे हम कुछ डिसऑर्डर्स को कवर करेंगे। मुकम्मल तौर पे हम उस पार्ट में डिसऑर्डर्स को कवर करेंगे। बेशक वो आपका कोर्स का हिस्सा ना भी हो, लेकिन हम उसको कवर करेंगे ताकि आपका कंसेप्ट इस पर क्लियर हो। सो आई होप सो स्टूडेंट्स ये आपको लेक्चर समझ आया है। और इंशाल्लाह चले अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।